नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। बीजेपी की रणनीति में अब एक बड़ा वैचारिक बदलाव दिखाई दे रहा है। पार्टी अपने उन नेताओं के खिलाफ खड़ी हो गई है जो विचारधारा को धार देने के लिए मुस्लिमों को पानी पी पी कर कोसते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे नेताओं को अपना मुंह बंद रखने की हिदायत दी है जो मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी करते थे। पीएम की मुस्लिम समाज से मुलाकात और संवाद बढ़ाने की सीख ने पार्टी की अब तक की परिपाटी में आमूल-चूल बदलाव के संकेत दे दिए हैं। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बीजेपी सामाजिक दायरा भी बढ़ाना चाहती है। अब उसकी नज़र मुस्लिम संप्रदाय के उस तबके पर है जिसे पसमानदा कहा जाता है। पार्टी को लगता है कि ये वर्ग उसके साथ आ सकता है और उसके वोट बैंक में बड़ा इजाफा हो सकता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। कांग्रेस की माने तो वोटों के खातिर अब बीजेपी ने अपनी मूल विचारधारा को ही तिलांजलि दे दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी बंद करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें किसी का वोट मिले न मिले, लेकिन बोहरा पसमानदा और पढ़े लिखे मुस्लिम तक भी सरकार की नीतियां लेकर जाना है। पार्टी कहे ना कहे, लेकिन आने वाले चुनावों की नैया पार लगाने के लिए उसे इस वर्ग में अपनी सियासी संभावनाएं दिख रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि केवल वोट बैंक मान करके काम नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में पढ़ा लिखा अच्छा वर्ग है और वो अल्पसंख्यक समुदाय का भी है, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ काम है, तो हमारा संबंध इतना रहना चाहिए कि उसको ये बैरियर ना हो। ये भाजपा की सरकार है, इस बैरियर को तोड़ना है। पसमानदा शब्द का अर्थ है वह लोग जो समाज में पीछे छूट गए हैं। मुस्लिमों में करीब 30% आबादी पसमानदा मुसलमान कही जाती है। दरअसल वह यह आबादी है जो विकास की राह में पीछे रह गई। बीजेपी चाहती है कि अब पसमानदा वोटों पर भी काम किया जाए, इसीलिए बीजेपी का बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस मानती है कि बीजेपी का यह गिरगिटिया का रंग मुस्लिम जानती है, इसलिए उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कब क्या रंग बदलना ये सीखा जा सकता है। हम तो गिरगिट का नाम लेते थे, ये ना गिरगिट 1 मिनट में रंग बदल लेती। यहाँ आरएसएस और बीजेपी अपने विचारों में गिरगिट की तरह करवट बदलती, रंग बदलती है। तो अभी चुनाव दिख रहा है तो अब मुसलमान भाई बहुत प्यारे हो गए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुत इलाकों में बीजेपी को बड़ी जीत मिल चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को करीब 8% पसमानदा वोट मिले थे। सर्वे बताते हैं कि बीजेपी को इस वर्ग का बड़ा समर्थन मिल सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन्हें रिझाने के लिए इसने यात्रा भी निकालने जा रही है। हर राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए पसमानदा को जोड़ने का प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। 5 राज्यों में 190 लोकसभा सीट पर पसमानदा मुस्लिम की बड़ी संख्या है। पसमानदा मुसलमान शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं। बीजेपी दलित पसमानदा मुस्लिमों को एससी में शामिल करने की बड़ी घोषणा भी कर सकती है। सलमान खान के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें अनिल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। अजय शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल है बीजेपी के अनिल पटेल जी से। अनिल जी, आपकी पार्टी कह रही है कि आप मुसलमानों को साथ में लेंगे, पसमानदा वोट बैंक पे आपकी नजर है, इसने यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। एक तरफ आपके मुख्यमंत्री हैं यूपी के, कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है, अब आपको मुस्लिमों का वोट चाहिए, तो ऐसा आपकी विचारधाराओं के साथ आप समझौता क्यों कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने कहा है कि हम इस विचार पर आस्था रखने वाले लोग हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी और वसुधैव कुटुंबकम पर काम करने वाली हमारी पार्टी है। और निश्चित तौर से जो योजनाएं बनी है, हमारी अंत्योदय और गरीब उन्मुखी योजनाएं बनी हैं, वो सभी समाज के लिए हैं, सभी वर्ग के लिए हैं। न स्त्री पुरुष, न गरीब, न अमीर, न किसान,
न महिला किसी पर भेदभाव नहीं करती हूँ, सबको लाभ पहुंचाने वाली हमारी योजनाएं हैं जी। तो आप जो भी योजनाएं देख रहे हैं, चाहे वो आवास की हो, चाहे आयुष्मान की हो, चाहे हमने वैक्सीनेशन का काम किया उसकी हो, तो सभी इसमें किसी धर्म या जाति को देखा नहीं जाता है। और हम हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म ही मात्र एक ऐसा धर्म है पूरे विश्व में जो सभी धर्मों का आदर करने वाला और सभी धर्मों को मानने वाला है। ऐसा कोई दूसरा धर्म पूरे विश्व में नहीं है। चाहे आप कोई भी ईसाई धर्म देख लीजिए या कोई और अन्य धर्म देख लीजिए, एक उदाहरण आता है जब हमारे मोहन भागवत जी से किसी ने पूछा था ईसाई ने कि साहब क्या हम हिंदू बन सकते हैं ईसाई रहते हुए भी? तो बोले निश्चित तौर से आप ईसाई में रहते हुए भी हिंदू रह सकते हैं, शर्त यह है कि आपको सभी धर्मों का बराबर सम्मान और आदर करना होगा। क्या ये आप कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो ईसाई मानते हैं, ईसाइयत को मानते हैं, तो हम ईसाई होकर के हिंदू या मुस्लिम धर्म को कैसे मान सकते हैं? बोले हम तो हिंदू मानते हैं, हम तो हिंदू रहकर भी सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान करते हैं। तो देखिए हम लोग इस भावना को मानने वाले लोग हैं और हमारी योजनाएं भी जो हैं वो इसी आधार पे बनती हैं, किसी का भेदभाव नहीं करती हैं और इस सबके लिए बनी है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी ने कहा है कि जिनको भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबसे हमें करना है, सबसे अच्छे सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना है, उनके पास जाना है। वो वोट दे ना दे वो अलग विषय है। तो आप जो कह रहे हैं कि वोट लेने के लिए हम जा रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि उनको लाभ पहुंचाने जाइए, उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जाइए, उनसे संपर्क करने के लिए जाइए, जोड़ने के लिए जाइए। वोट दे ना दे वो उनका काम है, उनका मन है। ठीक है जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं अजय जी का रुख करूंगा। अजय जी, आपकी पार्टी कहती है कि हमने हिंदुस्तान का विकास किया है, मोदी जी सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, सभी वर्गों को साथ में लेके चलती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको 2018 का वो वीडियो भी याद होना चाहिए जिसमें कमलनाथ जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, अगर बीजेपी भी उसी राह पे चल रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? विजयन जी देखिए, पेट में दर्द कभी नहीं होता कांग्रेस का जी। कांग्रेस ने 60-70 साल में क्या किया ये सबने देखा है जी। लेकिन अभी अभी मेरे छोटे भाई और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा सबका साथ सबका विकास। अब आप बताइए, मुसलमान 15% हैं जी। मुसलमान का प्रतिनिधित्व मोदी मंत्रिमंडल में कितना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जी। इकलौता एक मंत्री था, उसको भी राज्यसभा का नॉमिनेशन नहीं दिया और आज वहां शून्य बटा सन्नाटा हो गया है। तो अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये 15% को भी आप क्यों छोड़ दिया? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जी कि हमें तो बहुत खुशी हुई कि देर से ही कम से कम चुनावी उनको जब लगने लगा कि भारत जोड़ो यात्रा इतना सफलता के पायदान छू रही है जी और भीड़ आ रही है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। आप छोड़ दीजिए राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जो बीएचपी के चंपक राय जी हैं, उन्होंने क्या कहा आपने भी दिखाया। राम लला मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने इस यात्रा के लिए क्या कहा आपने भी दिखाया जी। कितने लोग हैं, आप अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हर व्यक्ति ने इस जोड़ो यात्रा की तारीफ ही की है, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो जो नफरत की जो पूंजी इन्होंने 7-8 साल में जमा कर दी है, काई जिसको मैं कहता हूं, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नफरतों की आंधी में मैं एक छोटी सी मोहब्बत की दुकान लेके आया हूं और उस मोहब्बत की दुकान को मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनाएं। और मुझे खुशी है आज स्वराज एक्सप्रेस में ये कहते हुए कि उसी को पालन कर रहे हैं नो लेस देन मेरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उन्होंने याद तो करीब मुसलमानों की जी, तो इससे बड़ी सफलता कांग्रेस की और क्या हो सकती है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं अनस अली, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के हैं। अनस जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में। आपने देखा होगा कि बीजेपी का एक मेजर शिफ्ट हुआ है, बीजेपी मुस्लिमों का वोट भी चाहती है। एक टाइम ऐसा था जब बीजेपी कह रही थी कि हम 80% लोगों का वोट चाहते हैं, 20% की हमको जरूरत नहीं है।
बीजेपी की नजर पसमानदा वर्ग पर है, जो कि मुस्लिमों का दबा हुआ और जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उनको माना जाता है पसमानदा। आप इस कवायद को कैसे देखते हैं? स्नेह यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी इन मुस्लिमों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पसमानदा वर्ड है जी, वो बैकवर्ड के लिए इस्तेमाल होता है और पिछड़ा वर्ग उसे कहते हैं जी। तो मुसलमानों में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो हैं वो आदिवासी और दलितों से भी ज़्यादा बदतर हालत है उनकी। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी इस बात का स्वागत और इस्तकबाल करने के साथ साथ वहीं उनको ये बताना भी चाहता हूं कि इस पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए जी। जिस तरीके से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर हम कहें तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कांग्रेस के ज़माने की वजह से आज ये हाल है। आज जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी हालत इसलिए नहीं है कि मोदी जी तो अभी आए हैं। इससे पहले तो जब से देश आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने और जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने कहा हम साहब मुसलमानों के हिमायती हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं। ये उनका रिजल्ट है, उनका नतीजा है कि आज इतनी बुरी हालत है। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि साहब हम पसमानदों के लिए आगे आएंगे तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जुमलेबाजी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी दूसरी कांग्रेस सरकार की तरह आप भी जुमलेबाजी करके रह गए। जिस तरीके से आपने कहा आके एक दूसरा नारा दिया, इससे पहले दिया था सबका साथ सबका विकास, और फिर अभी दोबारा आके आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो मैं समझता हूं कि आपने एक मरतबा एक नारा और दिया था, आपने ये कहा था मोदी जी ने प्रधानमंत्री हैं, हमारे वजीर आजम है तो हम उनकी इज्जत एहतराम इस नजरिए से करते हैं। हमारा उनसे आपसी इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात है इसलिए हम ये कहना। एक बात और आपने कही थी कि गौ रक्षकों से मैं कहता हूं कि इसके नाम पे मारे ना करें, तो हिंसा ना करें, मगर क्या वो बंद हो गया? मैं कहना चाहता हूं इम्प्लीमेंट होने की जरूरत है। जो बूबास अभी भरी हुई है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक उनको चाहिए कि वो पसमानदा लोगों से मुलाकात करें और उनको बुलाएं या खुद जाने की कोशिश करें, और बीच का कोई मीडिएटर ना रखें, क्योंकि बीच में जो मीडिएटर होता है वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचाने की कोशिश करता। अभी मेरे एक पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान लगाई है राहुल गांधी ने, तो मैं साफ अल्फाज में कहूंगा कि आपने भी पसमानदों का और मुस्लिमों का और माइनॉरिटीज का बुरा किया, और आज आपको तकलीफ इस बात की हो रही है। अगर वो कर रहा है तो करे ना, अच्छी बात है। हम तो कौम के लिए लड़ना है ना, हम तो बात करेंगे कौम की। अगर हमारी कौम का फायदा बीजेपी करेगी तो हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का किसी जमाने में था जो आज नहीं है, वो हो सकता है कि आपका वोट बैंक बन जाए अगर आप ये काम करेंगे। ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं रुक करूंगा अजय शाह जी का। अजय शाह जी वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दलितों की जो स्थिति है, आदिवासियों की जो स्थिति है, उससे भी बदतर स्थिति में है पसमानदा, और वो सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी पार्टी की नीतियों की वजह से हुआ है, आपकी सरकारों की वजह से हुआ है। अजय जी, कमेटी का जो इन्होंने नाम लिया वो तो एक डॉक्यूमेंट है, उस सच है, इसमें कोई शक नहीं की बात ही नहीं है। लेकिन 8 साल से तो मोदी जी साहब डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने अब तक क्या किया? जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उससे भी नीचे ही तो धकेला है ना इन्होंने। मोदी जी की बातों पे हर समय होता है बहुत भारी अंतर। अरे जुमले कह के वोट ले लो और हो जाओ छू मंतर, ये तो विरासत है उसकी। अभी आप देख लीजिए कि जो मैंने जो जिक्र किया था भारत जोड़ो यात्रा का, उसी का असर है, फॉल आउट जिसको बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, कि भागवत जी मदरसे जाने लगे हैं। उनका जो थिंक टैंक है वो आज महंगाई की बातें करने लगे हैं, और मोदी जी खुद मुसलमानों की याद करने लगे हैं। इसके पहले मोदी जी क्या कहते थे? साहब मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूं। और जब यूपी के चुनाव थे यही मोदी थी जो कहते थे कि साहब बात करते थे किसकी? शमशान की, कब्रिस्तान की। इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर भूले से ही सही, डर के मारे ही सही, अगर पसमानदा मुसलमानों का
भला करती है ये झूठी और जुमलेबाज सरकार, तो सबसे ज्यादा खुशी हर व्यक्ति को होगी, चाहे वो किसी भी दल का हो। ठीक है, मैं रुक करूंगा अनिल जी का। अनिल जी, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन हकीकत में जो मिलना चाहिए अल्पसंख्यक समुदाय को वो मिला नहीं है। और आपकी पार्टी बोलती है कि इतनी योजनाएं हम चला रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे हैं, सभी समाज के सभी तबके के लोगों को वो फायदे मिल रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात है तो केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। 15% से ज्यादा आबादी है देश में मुसलमानों की, क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए कैबिनेट में? देखिए, जब मैं अनस जी के बात से सहमत हूं, अनस जी ने कहा कि कांग्रेस के इतने वर्षों के शासनकाल के दौरान, देखिए वोट बैंक इन्होंने मुस्लिम को बना रखा था कांग्रेस ने, और इनका उपयोग किया, लेकिन उसके बाद भी इनकी बदतर स्थिति क्यों है? और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्हीं के समय में आई थी, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए उनको अगर एससी तबका होता है मुस्लिम समाज में, तो उसको उसका लाभ क्यों नहीं मिला, जबकि अन्य समाजों को मिला है? ये जवाब देने की बात कांग्रेस की जिम्मेदारी है, इसके जवाब दें। और राहुल गांधी जी कहते हैं, तो मैं तो कहता हूं राहुल गांधी को जवाब देना चाहता हूं, करते हैं इंसान से नफरत और कहते हैं कि नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में दुकान खोल रहा हूं, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं जी। तो ये सिर्फ इनके ये जुमले हैं साहब, ये इसी तरह से इन्होंने ठगने का काम किया है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें सबको जोड़ना है, सिर्फ जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमको उनसे वोट देना नहीं देना, ये उनके पसंद नापसंद की बात है, लेकिन हमारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। हमारा जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और अंतिम पंक्ति पर बैठे अजय भाई का जवाब नहीं दिया, केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है सर। देखिए, मुसलमानों का नेतृत्व केंद्र में भी है, ये तो कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों को टिकट दिया था, ये बता दे। तो पहले ये बता दें इस चीज को, वो कितने लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया, गुजरात में कितने लोगों को टिकट दिया। देखिए, हमारे यहाँ जो जीतने वाला होता है, जो जीतने की संभावना होती है, टिकट हमने दिया है और लोग जीत के भी आए हैं। अब वो ठीक बात है कि अभी उनको हो सकता है कि अवसर ना मिला हो, लेकिन आगे अवसर जरूर मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं जी। ठीक है अजय भाई, मुसलमान कह रहे हैं कि हमको सरकार में भी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हिस्सेदारी तो दी, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं दिया उनको आज तक। राष्ट्रपति भी बनाया साहब, राष्ट्रपति हमने बनाया, इन्होंने कहाँ बनाया? राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जी जी भैया, इनको मालूम ही नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने 2-2, 3-3 लोगों को सबसे ज्यादा उच्च राष्ट्रपति बनाया था। ये भूल जाते हैं। ये तो वो पार्टी है साहब कि भावनाओं को भड़काकर ये भाई से भाई को लड़ाते हैं। ये बकरे के मांस को भी गौ मांस बताते हैं। इसी बहाने ये अखलाक का कत्ल कराते हैं। क्या मोदी जी इसी तरह अच्छे दिन लाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे अभी कुछ महीने पहले यूपी में, जहां 430 विधानसभा की सीटें थी। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, बीजेपी को एक भी ऐसा उम्मीदवार मुस्लिम नहीं मिला जिसको वो टिकट दे। आपने कितने लोगों को लड़ाया? आपको क्यों न कर वहां के मुसलमानों और उत्तर प्रदेश का आपका सुपड़ा साफ करने का काम क्यों किया है? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक इल्तिजा मेरी है साहब, जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं, तब मैं बोलता हूं तो आप कृपया ना बोले, मैं आपका जवाब जरूर देता हूं। हाँ, उन्होंने हमको नकार दिया है ना, लेकिन अभी चुनाव हुए हैं जनाब, 3 राज्यों में, एमपी, दिल्ली, हिमाचल और गुजरात। आप उसमें से 2 हार गए। आपको क्यों नकार दिया? हिमाचल 0.5% से। आप बीच में मत बोलिए, आप जवाब दीजिएगा, है ना। अभी उपचुनाव हुए, 7 उपचुनाव हुए गुजरात के और हिमाचल के 7, उसमें से 5 में आप हार गए। आपको क्यों नकार दिया? और भाईजान, बड़ी नम्रता पूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी वो पार्टी है जिसके पास ऑल इंडिया सबसे ज्यादा जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड है।
इसके बारे में भी तो कुछ कहिए। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा, मैं रुक करूंगा। अनस भाई एक बार आपने दोनों को सुना, वो कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए ये करा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने जो कुछ करा है सबके लिए किया है, इसमें मुसलमान भी शामिल है। लेकिन आपने कहा कि जुमले तक बात ना रह जाए, आपको डाउट है क्या बीजेपी की नीतियों पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो डिबेट हो रही है, बड़े अफसोस की बात है, एक गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणियां आ रही हैं, मैं उसको कहूंगा कि इस पर राजनीति ना होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, मगर उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर वो पसमानदा तबके के लिए कुछ अच्छी बात कर रहे हैं तो वो स्वागत योग्य होगी। उस वक्त उसका इस्तेकबाल किया जाएगा, उस वक्त जिस वक्त के उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, जिस वक्त के उसको। भाई मैं ऐड कर दूं कि यूपी में 8% वोटर जो है पसमानदा तबके के, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है जी। तो बीजेपी चाह रही है कि सारे जगह पर जितने चुनाव हो रहे हैं ये वोटर उनके साथ रहे। बिल्कुल, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप वोटर बिल्कुल बदलेगा, चेंज होगा। देखिए क्या है, एक स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के भी, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट कांग्रेसी कह रहे थे कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, अरे उनका तो खुली हुई बात है कि उन्होंने आज तक एंटी मुस्लिम पे राजनीति की है, ये तो सबको मालूम है। तो वो काहे के लिए मुसलमानों के लिए भला करेंगे? वो आप सवाल तो आपसे पूछते हैं ना हम, कि आपने तो मुसलमानों के वोट बैंक को अपना वोट बैंक बना के आज आप ये कहना, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा आप कह क्या रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कह रहे हैं मोहन भागवत मदरसे क्यों गए? आपको तकलीफ हो रही है मोहन भागवत मदरसे या किसी इमाम से मिलने गए? मैं आपसे सवाल करता हूं, राहुल गांधी ज्ञानवापी क्यों नहीं गए? अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपने क्यों वोट लिया हमारा इतने सालों तक मुसलमानों का, और क्या किया आपने? आज गुलाम नबी आजाद की क्या पोजीशन है, सलमान खुर्शीद की क्या पोजीशन है? मैं 1000 नाम गिना दूंगा, और आप यूपी की बात कर रहे हैं कि हमने इतनों पे चुनाव लड़ा है। वहां आपने वोट काटने के लिए चुनाव लड़ाया, वहां पे अगर चुनाव लड़ा है, बूथ की स्थिति खराब है आपकी। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, यूपी के अंदर कांग्रेस के पास बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं है। बात वो कीजिए जो हजम हो जाए और समझ में आए बात को। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, अभी तक आपने गलत किया, अब आप उसी मुद्दे पे आके आप हिंदुत्व करके चिल्लाने की कोशिश करके, और आप ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए, हिंदू वोट बैंक उनके पास आ जाए। देखिए साहब, मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं होता। अपनी एक स्ट्रेटेजी लेके, अपनी एक पूरी अजय जी आ रहा हूं आपके पास, अपनी एक भाषा शैली लेके और काम करने के जज्बे को लेके मैदान में उतरिए, फिर काम कीजिए, जनता जवाब देगी बिल्कुल अच्छी भाई, आपका तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अब तक ठगा गया है मुसलमान कांग्रेस के द्वारा? जी बिल्कुल, कहने का मतलब यही है, बिल्कुल ठगा गया है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को ठगा गया। अगर प्रधानमंत्री, उनका कर्तव्य है, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं उनको इनसे कहना चाहता हूं कि यह बात प्रधानमंत्री को बहुत पहले कह देना चाहिए थी। उनकी जिम्मेदारी है, वो अगर सच्चे राम भक्त हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कम्युनिटी इस भारत के अंदर है, उन सब की जिम्मेदारी, उन सब का दायित्व, उन सब का कर्तव्य उनके ऊपर है कि कोई पसमानदा कैसे रह गया। अगर रह गया किसी जमाने में तो आज उसको, उस भूल को खत्म करने की जरूरत है, आज उसको सुधारने की जरूरत है। आज कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरीके से आप हिंदू भाई को देखते हैं उसी तरीके से आप मुस्लिम भाई को भी देखें, दलित को भी देखें, आदिवासी को भी देखें, सिख को भी देखें, ईसाई को भी देखें। ये सब जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिन सरकारों ने गलती की वो परिणाम भुगत चुके हैं। आज वो उसी परिणाम के नतीजे में यात्राएं कर रहे हैं और रोड पे जगह जगह घूमते फिर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसा वक्त आए। ठीक है, मैं रुक करूंगा बीजेपी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल जी वो इशारों में बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको मुस्लिम तबके के लिए काम करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, जिसमें मुस्लिम वर्ग को भी बहुत लाभ मिला है। निश्चित तौर से आप ही ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो हमारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला, और हमने उनके लिए भी काम किया बिना किसी भेदभाव के, और हमें मुस्लिम समाज ने भी अपना समर्थन दिया है। ये भी बोर्ड के आंकड़े बताते हैं। वहां मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें से लगभग 6 से 7% वोट हमें मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में मिला है, और उन्होंने अगर हम पर विश्वास जताया है तो निश्चित तौर पे हमारी सरकारें और उनका काम करेगी, उन पर काम करेगी। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया है, कांग्रेस को समर्थन दिया है, उनके साथ जुड़े थे, तो हम अगर उनसे हाथ जोड़ने जाएंगे, घर घर जा रहे हैं जुड़ने के लिए, तो मुस्लिम समुदाय के साथ और अन्य समुदाय भी, सभी समुदाय हमसे जुड़ेगा
और आप देखेंगे कि आने वाले चाहे देश में हमारा विधानसभा चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो, अभी जिस तरह गुजरात में हमने 53% वोट प्राप्त किए हैं, इसी तरह विधानसभा में भी आप देखेगा 50% से अधिक वोट पाएंगे। लोकसभा में हमारा भी इसी तरह से 53% वोट प्राप्त करेंगे हम। जी जी, बहुत खूब। अजय शाह जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आपकी पार्टी ने ठगा है, जितने साल भी आपने देश में राज किया, प्रदेश की सरकारों में राज किया। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का साथ उनको नहीं मिला 2014 में भी और 19 में भी। शायद हमारे दोनों भाइयों ने अब्दुल लतीफ का नाम नहीं सुना होगा। कांग्रेस ने उनको एयर चीफ वाइस मार्शल बनाया था। खैर वो छोड़ दीजिए, अगर कांग्रेस ने उनके साथ छल कपट किया है तो उसकी सजा हम भुगत रहे हैं जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए कि 8 साल से तो मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। मेरे भाई साहब अभी बोल रहे थे कि आपको क्यों तकलीफ हो रही है अगर मोदी जी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे तो खुशी। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि मेरे प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन टाइमिंग क्यों? जब आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, जब यात्रा को इतना ज्यादा प्रोत्साहन हर जगह से, हर व्यक्ति से मिल रहा है, राम जन्मभूमि के 3 लोग ने समर्थन किया है, तब आपको मुसलमानों की याद आई है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ी हैरत हुई मोदी जी आपको मस्जिद की बात करके। इसके पहले क्यों नहीं की भाई जी? आपको याद होगा और आपके दर्शकों को भी याद होगा और मेरे दोनों भाइयों को भी याद दिलाना चाहता हूं। इसी गुजरात का जहां ये डंका पीट रहे हैं, वहां पे एक मौलवी ने मुसलमानों की जो स्कल कैप हुई थी भेंट करने की कोशिश की थी। मोदी जी ने किस शिकायत की नजर से उसे स्वीकार नहीं किया था? ये लोग भूल जाते हैं क्या? ठीक है अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से अजय शाह जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनस अली जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी पसमानदा वोटर को रिझाने की लंबे समय से कोशिश कर रही है। यूपी विधानसभा के चुनाव में पार्टी को इस तबके का वोट भी हासिल हुआ था, लेकिन जो यूपी में हुआ, क्या वो मध्य प्रदेश में होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बिग डिबेट में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।